तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से न्यू मांगा लेके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। हमें अंधेरे रात में एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा भाग रहा होता है और उस बंदे की हालत बहुत खराब हुआ होता है और वो एकदम जख्मी हालत में होता है, जैसे कि उसे कोई बहुत मारा हुआ होता है और वो गिर जाता है। तभी कहता है कि डैम इट। और उसके सामने दो बंदे होते हैं और उन दोनों से ये बंदा कहता है, क्या तुम मुझे बता रहे हो। और हमें कुछ बंदों को भी दिखाया जाता है। तो ये लड़का उन लोग से कहता है, मैं शुरू से ही तुम्हारी हथेलियों के बीचों बीच नाचता रहा हूँ। तो ये मास्क वाले बंदे उस लड़के से कहते हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए 1 घंटे तक दौड़ने में तुमको काफी परेशानी हुई होगी। शाबाश बच्चे, प्रेम से चियोन। इतने लंबे इंतजार से मुझे नींद आने लगी थी। तो ये लड़का अपने मन में कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझ में भागने की हिम्मत नहीं है अब। तो उन लोग से चिल्ला के कहता है कि क्यों, मैंने तो एकेडमी में दाखिला लेने का विचार भी छोड़ दिया था। तुम मुझसे और क्या चाहते हो, तुम मेरी जान क्यों लेना चाहते हो। तो मास्क वाला बंदा भी बोलता है, भले ही तुमने एकेडमी छोड़ दी हो या मार्शल आर्ट में अपने बिल्कुल भी प्रतिभा ना हो, तुमको ये पता होना चाहिए कि ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना प्रिंस चियोन। जब तक सिंहासन पर तुम्हारा अधिकार है प्रिंस, यही एकमात्र रास्ता है। तो दूसरा मास्क बंदा कहता है कि इसे छोड़ दो, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। भले ही तुम्हें पीजेंट ब्लड मिला हुआ हो, क्योंकि तुम उस पर्सन के डिसेंडेंट हो, इसलिए हम तुमको दर्द डेथ देंगे। तो ये लड़का अपने मन में कहता है कि पीजेंट खून, ये लोग कहना क्या चाहते हैं, मेरी मदर का अपमान करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई। और एक स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है, उन कमीनों के लिए मुझे दर्द रहित मौत देने का कोई तरीका नहीं है। अगर मुझे मरना ही है तो मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए मरूंगा। तो सामने वाला बंदा कहता है, क्या तुमने वॉरियर जॉन से कुछ मार्शल आर्ट सीखी है। तो वो बंदे अपने मन में कहते हैं कि नहीं, ऐसा लगता है कि उसने ऐसा नहीं किया। हालांकि ऐसा लगता है कि अपने वन से भाग नहीं सकता। ये देखकर सरप्राइज होता है कि बिना किसी ट्रेनिंग या स्किल के भी वो अंत तक हार मानने को तैयार नहीं है। ये एक मजेदार बच्चा है और वो बंदे भी इस लड़के पे अटैक कर देते हैं। तो ये लड़का भी उन लोग से लड़ने के लिए अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन तभी एक बंदा उसके हाथ से उस स्वॉर्ड को फेंक देता है और उसको गले से पकड़ के उठा देता है और उस लड़के से कहता है, क्या यही तुम्हारी छोटी सी जवाबी कार्रवाई का अंत है। तभी हम देखते हैं कि वो बच्चा अपने पीछे से एक स्वॉर्ड निकालता है। तभी एक मास्क वाला बंदा देख लेता है और कहता है कि जल्दी से उधर देखो, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। वो बच्चा उसके गर्दन पे ही मार देता है, जिससे वो वहीं मर जाता है और उसके चंगुल पे छूट जाता है। ये बच्चा कहता है कि ये सही काम था। तो वो लोग अपने मन में कहते हैं कि क्या मार्शल आर्ट में महारत हासिल न कर पाने वाला एक बच्चे ने हमारे एक मेंबर को कैसे मार डाला। क्या वे सभी बेतरबी वार हमें सतर्क रहने के लिए उकसाने का एक कोशिश था। उसने इस तरह की सिचुएशन में इतनी चतुराई से काम लिया। अगर उसने सच में मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर ली होती तो क्या होता। तो वो एक बंदा गुस्साते हुए कहता है कि तुम बास्टर्ड, और अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और अपने पैर के कोहनी से उसके मुंह पे मारता है, जिससे उसके मुंह से खून भी बहने लगता है। और वो बंदा कहता है कि हमने तुम्हारे साथ नरमी बरती, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऐसा करने की हिम्मत कर रहे हो। और उसके पेट में अपना स्वॉर्ड घुसेड़ देता है, जिससे उसकी चीखें निकलने लगती है दर्द से। और वो कहता है, पेट में छेद होने पर कैसा महसूस होता है। और दूसरी तरफ वो लड़का अपने मन में कहता है कि डैम इट, जैसा मैंने सोचा था, मैं उन्हें दोबारा धोखा नहीं दे सकता। कोई बात नहीं, कम से कम मैंने एक कमीना को तो मार डाला। और वो बंदा और तेजी से दबाने लगता है अपने पैर से और वो चिल्ला रहा होता है। और ये मास्क वाला कहता है कि धीरे धीरे मैं तुम्हें दर्द दूंगा और मैं तुम्हें दर्दनाक मौत भी दूंगा। ऐसा करना मेरी आदत बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमारे मेंबर की डेथ हो जाने के बाद मुझे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन तभी एक लाइट दिखाई देती है। जो बंदा उसको दर्द दे रहा होता है, उस बंदे की चिथड़े उड़ जाती है। ये देख के तो सभी लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं अपने मन में, अभी अभी व्हाइट रोशनी एक जैसी कुछ दिखाई दी। तभी एक बंदा पीछे मुड़ के कहता है कि वो हमारे पीछे है। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जैसे कि वो मॉडर्न वर्ल्ड का लग रहा होता है। तो ये लोग अपने मन में कहते हैं कि आखिर ये क्या है, मैंने कभी भी इस कपड़े वाले आदमी को कभी नहीं देखा। और वो बंदा अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और कहता है कि तुम आखिर हो कौन। तभी हम देखते हैं कि वो बंदा भी वहीं मर जाता है और वो फ्लैश की तरह स्पीड से तेजी से गायब हो जाता है वो लड़का। तो ये लोग कहते हैं कि आखिर हुआ क्या, आखिर वो 1 सेकंड में कहाँ गायब हो गया। क्या ये फुर्ती का स्किल है? नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे वो पल भर में पानी की तरह गायब हो रहा हो। आखिर ये लाइट है क्या? क्या ये पॉसिबल है कि ये सुप्रीम लेवल पर पहुंच चुके एक मास्टर की पावर हो, लेकिन उनके जैसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उस बदमाश का बचाव क्यों कर रहा है। उस बच्चे का पहले ही बहुत खून बह चुका है, इसलिए उसकी जान बचाना नामुमकिन है। हमारा मिशन पूरा हो चुका है। और अपने बाकी सभी से कहता है कि जल्दी से रिट्रीट करो, यहाँ से चलो। और एक बंदा भाग के जाने लगता है, लेकिन तभी एक हाथ ऊपर होता है, जिससे वो बंदा भी वहीं मर जाता है। तो ये लड़का कहता है कि तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। और उसकी आंखें भी धीरे धीरे बंद होने लगती है। तभी उसे आवाज आती है कि वाव, ऐसा लगता है कि हमारे एंसेस्टर अपनी डेथ पर होते
करते हुए भी खुश है और ये लड़का ही हमारा एमसी होता है। तो हमारा एमसी कहता है कि एंसेस्टर ये कौन है, अचानक प्रकट होकर ये किस तरह की बकवास कर रहा है। मेरी आई साइट कमजोर हो रही है इसलिए मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा पूरा बॉडी ठंड से जम रहा है, क्या मैं इस तरह मरने वाला हूँ। तभी वो अननोन पर्सन अपने घड़ी में कुछ देखता और कहता है कि उन्होंने मुझे पहले ही ढूंढ लिया है। कहा तेरे की, लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है। तो और कुछ निकालता है और कहता है मैं पहले यहाँ आकर तुमको इसका इस्तेमाल करना सिखाने वाला था, लेकिन लगता है हमें कुछ और ही तरीका अपनाना पड़ेगा, मुझे जल्दी करनी चाहिए क्योंकि तुम मरने ही वाले हो। और उसके गले में इंजेक्ट कर देता है और कहता है कि मैं ही इसे इंजेक्ट कर रहा हूँ और इससे मुझे घिन आ रही है। चलो खत्म हो गया ये सब। है सिस्टर निम, प्लीज मेक श्योर करे कि आप सक्सीड हो और डिसेंडेंट का लाइफ इजी बनाए, ठीक है। इसे लेटेस्ट वर्जन नैनो मशीन कहते हैं, इसे चलाना काफी आसान होना चाहिए। तो इसे इस्तेमाल करना सीखने के लिए आपको खुद ढूंढना होगा। और वो बंदा वहाँ से गायब हो जाता है। तो हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि ये स्ट्रेंज जगह किस तरह का बकवास कर रहा है। तभी उसके माइंड में आवाज आती है कि सीरियल नंबर। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मेरे दिमाग में एक अजीब सी आवाज गूंज रही है और उसके माइंड में आवाज आती है स्काई कॉर्पोरेशन 7th जनरेशन नैनो मशीन एक्टिवेशन। बहुत समय पहले जियांगू के वॉरियर ने दुश्मनों से अपनी रक्षा करने के लिए मार्शल आर्ट सीखा था। समय के साथ मार्शल आर्ट का विकास आत्मरक्षा के तरीकों से लेकर इनिमी को मारने के वेपन के रूप में हुआ। जैसे जैसे नॉर्मली मूवमेंट की एक चेंजेस होते गए और ब्रीथिंग लेने की टेक्निक इंटरनल एनर्जी के मूल सिद्धांतों का रिप्रेजेंट करने लगी, ये और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता गया। मार्शल आर्टिस्ट ने अपनी टीचिंग और विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया, जिससे मार्शल आर्ट का कंट्रोल विकास पॉसिबल हो सका। मार्शल आर्ट में महारत हासिल करने वाले लोग नॉर्मली ह्यूमन की तुलना में ज्यादा पावरफुल थे और उन्हें जल्दी मोरियम लोग कहा जाने लगा। मोरियम लोगों के डिसाइपल बनने की इच्छा रखने वाले वॉरियर ने सेक्ट बनाने के लिए इकट्ठा हुए और वो सेक्ट जस्टिस की पावर और इविल की पावर में डिवाइड हो गए थे। और इन दोनों ताकतों के बीच मौजूद नाजुक संतुलन के बीच एक और ग्रुप था जिसने पूरी तरह से अलग रास्ता अपनाया, जिसका एकमात्र गोल पावर प्राप्त करना था। दुनिया ने उन्हें डेमन कल्ट कहा, सिंहासन पर अधिकार रखने वाले डेमन कल्ट के सुप्रीम फैमिली का नाजायज बच्चा। ये चियोन योन की कहानी है। फिर हम देखते हैं कि हमारा एमसी बेड पे उड़ जाता है और अपने आप को देखते हुए कहता है अरे मैं तो जिंदा हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि उस तलवार से मेरा पेट छेद हो गया था। आखिर क्या हुआ, मेरे पूरे बॉडी में पसीना क्यों आ रहा है। और वो जोर जोर से खांसने लगता है और कहता है कि आखिर ये क्या है, ये काले धब्बे आखिर हैं क्या, ये मेरी बॉडी की इतना खराब स्मेल क्यों आ रहा है, मेरा पूरा बॉडी चिपचिपा हो गया है। तभी सिस्टम बोलता है कि आप जाग रहे हैं मास्टर। तो ये सब सुन के हमारा एमसी कहता है कि क्या। तो सिस्टम फिर से कहता है क्या आप जाग रहे हैं मास्टर। तो हमारा एमसी डरते हुए कहता है कि आखिर तुम हो कौन, और अपने मन में बोलता है यहाँ कोई नहीं है, ये क्या है। तो सिस्टम कहता है कि मास्टर प्लीज आप शांत हो जाइए। तो हमारा एमसी भी अपने मन में कहता है टेलीपैथी नहीं, मैंने इसे पहले एक बार सुना है लेकिन ये अलग है, ऐसा लग रहा है जैसे ये सीधे मेरे दिमाग में आ रहा है। तो सिस्टम बोलता है कि आप सही कह रहे हैं मास्टर। तो हमारा एमसी गुस्साते हुए कहता है कि मैं फिर से पूछता हूँ आखिर तुम हो कौन। तो सिस्टम बोलता है कि मैं मास्टर के ब्रेन के प्रदान करने के लिए एक आधार के रूप में काम करता हूँ और उससे जुड़ता हूँ। मैं स्काई कॉर्पोरेशन 7th जनरेशन नैनो मशीन हूँ। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम कौन हो और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो सिस्टम बोलता है कि मैंने कहा ना मैं नैनो मशीन हूँ। तो हमारा एमसी भी बोलता है कि नैनो। तो बोलता है कि जी हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, मैं एक नैनो मशीन हूँ। तो हमारा एमसी कहता है अपने मन में क्या मुझसे ईगल गॉड बात कर रहा है जिसकी पूजा डेमन कल्ट करता है। तो हमारा एमसी सिस्टम से पूछता है क्या तुम सच में एक इविल गॉड हो। तो सिस्टम कुछ नहीं बोलता है और दूसरी तरफ हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ में दो बंदे को दिखाया जाता है। एक बंदा एक बंदे से कहता है कि इस तरफ आइए डॉक्टर बैग। तो डॉक्टर बैग भी जाते हुए कहता है क्या ये असैसिनेशन का कोशिश था। तो वो बंदा कहता है कि हाँ, हालांकि हाल ही में हत्या के कई कोशिश हुए हैं, मुझे नहीं लगा था कि आप मुझे सीधे वहीं भेज देंगे। तो डॉक्टर बैग भी कहता है कि बेशक ये हमारा फर्स्ट रेट का गार्ड जॉन्ग ही होगा, यही एक चीज थी जो हम कर सकते थे। ये चमत्कारी था कि प्रिंस चियोन जिंदा बच निकले। तो गार्ड जंग कहता है मुझे लगता है कि किसी ने प्रिंस की मदद की थी, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि उसकी मदद किसने की। तो डॉक्टर बैग कहता है क्या तुम चिन्हों के आधार पर कुछ हद तक अनुमान नहीं लगा सकते। तो जैंग कहता है कि वेल, और वो पास्ट के बारे में सोचने लगता है जब हमारे एमसी को बचाने के लिए आया होता है और देख के एकदम हैरान होता है और कहता है अपने मन में कल मैंने जो देखा वो एकदम भयानक था। ठंडी जमीन पर उनके बॉडी के ऊपरी हिस्से से बिना ये डेमन कल के लोग थे। उनमें से एक ऐसे भी था जिसका ऊपरी बॉडी अभी भी सही सलामत था, लेकिन जो खंजर मैंने प्रिंस को दिया था वो उसके सर में फंस गया था। तभी मुझे किसी के सांस लेने की आवाज
आवाज सुनाई दी, वो बहुत दूर नहीं, खून के तालाबों के बीच से गुजरते हुए। मैं तुरंत पहचान गया, ये प्रिंस चियोन थे। लेकिन तभी डॉक्टर बैग उसको रोकते हुए कहता है, उसके बॉडी पर कोई घाव नहीं थे? तो वो बोलता है कि हाँ, उसकी सांसें ऐसी थी मानो वो गहरी नींद में सो रहा हो। उसके कपड़े स्पष्ट रूप से तलवार से फटे हुए थे, लेकिन प्रिंस चियोन के बॉडी पर किसी भी प्रकार के निशान नहीं थे। तो डॉक्टर बैग भी बोलता है, आखिर वो बंदा हो कौन सकता है जिसने हेल्प की थी? किसी भी हालत में कल्ट का लीडर इस तरह की लड़ाई में शामिल नहीं होगा। तो जैन कहता है कि मैं भी इससे सहमत हूँ। तो डॉक्टर बैग कहता है कि ये तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, मुझे जल्दी से प्रिंस के कमरे में ले चलूं। फिर दूसरी तरफ हमारे एमसी को दिखाया जाता है, जहाँ सिस्टम से कह रहा होता है कि क्या तुम ही वो जिसने मेरी जान बचाई है? तो सिस्टम कहता है कि अगर आप उस पर्सन की बात कर रहे हैं जिसने आपको आपके पीछे पड़े एनिमी से बचाया है, तो वो नहीं। हालांकि अगर आप मास्टर के बॉडी को रिकंस्ट्रक्टर के मोड में डालने की बात कर रहे हैं तो हाँ। तो हमारा एमसी कहता है कि सेल्फ हीलिंग मोड से तुम्हारा मतलब क्या है? तो सिस्टम बोलता है कि मास्टर के ब्रेन में बेसिक इन्फॉर्मेशन को सेंड किया जा रहा है। और हाँ मास्टर, मैं कोई इविल गॉड नहीं हूँ जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। हमारा एमसी कहता है कि उसका टोन बदल गया, अगर तुम इविल गॉड नहीं हो तो। तभी सिस्टम कहता है कि मैंने आपके ब्रेन को अपने बारे में बेसिक जानकारी और मैनुअल भेजने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या आप इसे एक्सेप्ट करेंगे? तो हमारा एमसी इसको एक्सेप्ट करता है। जैसे ही एक्सेप्ट करता है तो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे एमसी के ब्रेन में आ जाता है, और जैसे ही आता है तो हमारे एमसी उल्टी कर देता है। तो सिस्टम बोलता है कि जब आपके ब्रेन में पहली बार ये जानकारी आती है तो एक नेचुरल रिएक्शन होता है, दूसरी बार शुरू करने पर आपको चक्कर या मतली महसूस नहीं होगी। तो हमारा एमसी भी कहता है कि अरे यार, मुझे तो चक्कर आ रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? नैनो मशीन। तो बोलता है कि हाँ मास्टर। तो हमारा एमसी कहता है, क्या ये सच है कि हजारों मशीनें अब मेरे बॉडी में इम्बेड हो गई हैं? तो बोलता है कि हाँ ये सही है, स्पेशली अब आपके बॉडी में इतने नैनो मशीन की स्थापित की जा चुकी है। तो हमारा एमसी भी अपने मन में कहता है कि अरे यार, ये क्या है? ये ना तो इंसान था और ना ही गॉड। अगर मैं चाहूँ तो क्या तुम मेरे बॉडी बाहर निकाल सकते हो? तो सिस्टम कहता है कि जैसे आपको भेजी गई जानकारी में देखा गया, मुझे इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि आपकी डेथ होने पर ही मुझे बॉडी से बाहर निकाला जा सके। तो ये बात सुन के हमारा एमसी अपने मन में बोलता है, मेरे हाफ ब्रदर वो मुझे जान से मारने के लिए बेहद बेताब है, जबकि मुझमें तो जरा भी ताकत नहीं बची, और अब मेरे बॉडी में एक पूरी तरह से नैनो मशीन है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो फिर तुम्हें मेरे पास किसने भेजा? तभी बाहर से आवाज आती है कि प्रिंस है, डॉक्टर बैग यहाँ आ गए हैं। तो हमारा एमसी भी कहता है कि नैनो मशीन चुप रहना, ठीक है? अगर वो मुझे अपने दिमाग के अंदर की आवाज से बात करते हुए देखेंगे तो वो मुझे पागल समझेंगे। तो सिस्टम कहता है कि मैं आपके थॉट को पढ़कर कम्युनिकेट कर सकता हूँ। तो हमारा एमसी कहता है कि मुझे समझ आ गया, इसलिए चुप रहो। तो सिस्टम कहता है कि नैनो मशीन टेम्परेरी साइलेंट मोड में जा रहा है। तभी वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं। तो जैंग कहता है प्रिंस सो रहा है, इसलिए हमें चुप रहना होगा। तभी हमारा एमसी अपने को खोल लेता है। तो जैंग कहता है कि प्रिंस क्या तुम जाग रहे हो? ऐसा लगता है कि तुम्हारा बॉडी। तभी उसे कुछ स्मेल आती है तो अपने नाक को बंद कर लेता है और कहता है कि ये कैसी स्मेल है? और हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि अरे नहीं, मैं तो ये भूल ही गया था। और ये सब डॉक्टर बैग भी ऑब्जर्व कर रहा होता है। और हमारा एमसी तो पास आता है और कहता है कि प्रिंस है, हम पहले भी मिल चुके हैं, है ना? तो हमारा एमसी भी कहता है कि हाँ, मैं उस डॉक्टर को कैसे भूल सकता हूँ जो मेरी मदर के बीमार होने पर मुझसे मिलने आया था। तो डॉक्टर बैग भी बोलता है कि मैं तुम्हारी पल्स जांचने जा रहा हूँ, अपना हाथ इधर लाओ। हमारा एमसी कहता है कि मुझे अपना हाथ देना ठीक है, ये लो। तो हमारे एमसी के पल्स को चेक करता है और वो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा अजीब है। तो जैंग घबराते हुए कहता है कि आपका मतलब क्या है? क्या प्रिंस के साथ कुछ हुआ है? और डॉक्टर बैग कहता है कि नहीं, बात बिल्कुल उसके अपोजिट है, ये प्रिंस के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो बोलता है कि आप क्या कह रहे हैं? तो डॉक्टर बैग बोलता है तुम्हारे पूरे बॉडी को सभी इम्प्योरिटीज को प्योर कर दिया गया है और तुम्हारा एनर्जी भी अब फ्लो हो रहा है। क्या तुमने कोई स्पेशल इलेक्शन ली थी? तो हमारा एमसी कहता है कि सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप बात क्या कर रहे हैं। और डॉक्टर बैग बोलता है तुम्हारे पास मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग लेने के लिए एकदम सही बॉडी है। हमारा एमसी अपने मन में बोलता है ये तो चिपचिपे काले धब्बे थे, क्या ये मेरे बॉडी से निकला वेस्ट मटेरियल था? नैनो मशीन इधर देखो, क्या तुमने ये किया है? तो सिस्टम कहता है कि साइलेंट मोड को डीएक्टिवेट कर दिया गया है। तो हमारा एमसी एकदम चिढ़ जाता है और सिस्टम बताता है कि आपके पूरे बॉडी में स्थापित नैनो मशीन ने आपके बॉडी से वेस्टेज को निकाल दिया है और उन्होंने ब्लड वेसल्स को और मांसपेशियों को भी आपके बॉडी के आकार के रूप में रीशेप कर दिया है। तो ये बात सुन के हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि क्या तुम सच में कोई इविल गॉड नहीं हो? तो वो भी बोलता है कि अरे मास्टर, क्या आप पागल हो गए? मैं तो कब से बोल रहा हूँ कि मैं कोई इविल गॉड नहीं हूँ। हालांकि डेमोनिक कल्ट कई क्लैन और फैमिली से मिलकर बना था। इनमें से केवल 6 ही मेन क्लैन्स थे, सॉर्ड क्लैन, डार्क क्लैन, स्प्रिंग क्लैन, पॉइजन क्लैन, साउंड क्लैन और ब्लेड क्लैन। लॉर्ड ने शपथ ली थी कि वो 6 क्लैन में से हर एक वुमन से मैरिज करके अपने डिफेंडेंट को जन्म देगा। हर क्लैन में जन्म लेने और डिफेंडेंट का पालन पोषण उनके संबंधित क्लैन में ही किया गया और जब वो एक एज तक पहुंच जाते थे उन्हें डेमोनिक कल्ट में इंटर दिया जाता था। डेमोनिक एकेडमी जो हर 10 साल में खुलती है, इसका मैजिस्ट्रेट के हेड एक्सपर्ट कर रहे हैं। इसकी स्थापना हर पीढ़ी के सबसे बेस्ट वॉरियर को ट्रेनिंग करने के लिए की गई थी। उस समय अनयूजुअली रूप से इसका दौर था जब सभी प्रिंस एकेडमी को ज्वाइन करते हैं।
इसे मैजिस्ट्रेटों द्वारा सक्सेसर के वॉर की अवधि के रूप में किया गया था। तो ये सब बात सुन के हमारा एमसी अपने मन में कहता है, क्या तुम श्योर हो तुम एक इविल गॉड नहीं हो? तो सिस्टम कहता है कि मैं कोई इविल गॉड नहीं हूँ, बल्कि एक मशीन हूँ मास्टर। तो हमारा एमसी उससे कहता है कि अच्छा ठीक है, डॉक्टर बैग भी तो एक पॉइजन क्लैन से है, मुझे इस फैक्ट को छुपाने की जरूरत है कि मेरे बॉडी में एक नैनो मशीन मौजूद है। तो सिस्टम बताता है कि इस ईरा में मेरी एग्जिस्टेंस का पता नहीं लगा पाएगी मास्टर। और दूसरी तरफ डॉक्टर बैग अपने मन में कहता है कि ये डेफिनेटली उसे किसी न किसी मदद मिली होगी। तो डॉक्टर बैग भी बोलता है, तुम्हारे बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखती, लेकिन मैं तुमको एक टेक्निक लिखूंगा जो तुम्हारी एनर्जी को इकट्ठा करने में मदद करेगा। तो गार्जियन कहता है कि डॉक्टर बैग आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्या मैं आपको बाहर तक छोड़ सकता हूँ? तो डॉक्टर बैग कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम बस प्रिंस पर नजर रखो और उसका ध्यान दो। और दूसरी तरफ डॉक्टर बैग बाहर जाते हुए अपने मन में कहता है, ये बहुत अजीब बात है, वही पर्सन इस तरह कैसे बदल सकता है? बहुत समय पहले मुझे पूरे यकीन था कि कमजोर बॉडी और मार्शल आर्ट के ज्ञान की कमी के कारण उसे रैंक से बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन अब अपने बॉडी की करंट सिचुएशन को देखते हुए वो प्रोबेबली अदर प्रिंस के तुलना में मार्शल आर्ट बेहतर तरीकों से सीख सकता है। वो तो लॉर्ड का एक नाजायज बच्चा है, क्या उसने परवाह न करने का नाटक किया जबकि सच में वो इसमें रुचि ले रहा था? अगर लॉर्ड ने सीक्रेट रूप से उसकी हेल्प की थी तो उसे इसे एक्सेप्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। जल्दी खुलने वाली डिमोनिक एकेडमी शोरगुल से भरी होगी। और हमारा हमसे अपने मन में कहता है कि अच्छा वो मैं पकड़ा नहीं गया। अगर इस बारे में सोचो तो यही मेरे जिंदा रहने का रीजन है। ये सब गार्ड जैंग की बदौलत है और नैनो मशीन भी मुझे हील कर दिया। अगर जैंग समय पर नहीं आया तो तभी हमारा एमसी उठता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही वो बोलने वाला होता है तभी गार्ड जैंग कहता है कि मुझे माफ करिएगा प्रिंस, लेकिन आप में से बहुत स्मेल आ रही है, तो आपको पहले नहा लेना चाहिए। तो हमारा एमसी भी कहता है कि हाँ मुझे नहा लेना चाहिए। फिर हमारा एमसी नहा रहा होता है और कह रहा होता है कि है नैनो। तो सिस्टम कहता है कि हाँ मास्टर। तो हमारा एमसी कहता है कि तुमने पहले कहा था कि तुमने मेरे बॉडी को रिकंस्ट्रक्शन के मोड में डाल दिया है ना? ये कितना ठीक हो सकता है? तो सिस्टम बताता है कि बाहरी चोट से होने वाले किसी भी इंटरनल या बाहरी घाव को जल्दी ठीक किया जा सकता है। हालांकि ब्लड लॉस या सिर धड़ से अलग होने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि इसके लिए सेल डिवीजन रिक्वायर होती है। तो हमारा एमसी कहता है कि सच में तुम बार बार ऐसी बातें क्यों कहते हो कि जिन्हें समझना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए? अगर मैं इसे आजमा कर देखूं तो सब ठीक होना चाहिए। तभी हमारा एमसी अपने ब्लेड को लेता है और अपने हाथ को कट कर देता है और कहता है कि अरे यार ये तो बहुत ज्यादा ही दर्द कर रहा है। तभी सिस्टम बताता है कि बाएं हाथ की हथेली पर चाकू के घाव के लिए हीलिंग मोड को एक्टिवेट कर दिया गया है। हमारे एमसी का हाथ हील हो जाता है। हमारा एमसी भी देखता है और शौक होता है और अपने मन में कहता है, मैंने इसे अभी अभी देखा है, फिर भी इस पर ट्रस्ट करना मुश्किल है, लेकिन अब मुझे पता है ये काम करता है। जो जानकारी तुमने मुझे पहले मेरे दिमाग में सेंड की थी, क्या मैं वाकई उन सभी फंक्शन का इस्तेमाल कर सकता हूँ? आप इंस्ट्रक्शन में दिखाए गए सभी चीजों का यूज कर सकते हैं। तो हमारा एमसी कहता है कि अच्छा, नहाने के बाद मुझे इसे आजमा कर देखना होगा। वेट नैनो, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है, मेरा बॉडी अचानक इतना मसल और मस्कुलर कैसे हो गया? क्या तुमने ही ऐसा किया है? तो सिस्टम कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हारे बॉडी को रिकंस्ट्रक्शन कर दिया है। तभी वहाँ पर एक लेडी कपड़ा लेके आती है और कहती है कि प्रिंस मैंने आपके लिए कपड़ा लेके आया है। हमारा एमसी कहता है कि ठीक है यहीं रख दो। और सिस्टम हमारे एमसी को बता रहा होता है, हालांकि साइंटिफिकली सोने से कुछ बनाना इम्पॉसिबल है, बॉडी को किसी मौजूद अंग का रिकंस्ट्रक्शन करना मुश्किल नहीं है। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम्हारे द्वारा चुने गए शब्द बहुत डिफिकल्ट है। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो कुछ भी सीखा है वो सब बेकार है। हे नैनो, क्योंकि तुम्हारा नाम इतना लंबा है तो तुम्हें नैनो कहना ठीक रहेगा, है ना? सिस्टम कहता है कि नैनो नेम रजिस्टर हो गया है। हमारा एमसी कहता है कि तुम्हारे साथ मजा नहीं आता यार, ये मेरा स्टडी रूम है, अब मैं क्या करूँ यहाँ पर? तो सिस्टम बताता है, एक किताब में देखो और हर पन्ने को पलट कर देखो। तो हमारा एमसी कहता है कि क्या मुझे बस पलटना है उसको? तो सिस्टम बोलता है कि हाँ। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है, यहाँ मार्शल आर्ट से संबंधित केवल 2 ही किताबें हैं और वो भी ब्लड पॉन्ड और ची के लिए है। थ्री जैसी एक ब्रीथिंग विधि है जिसे मन और बॉडी को ट्रेनिंग करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन अगर आप लाइफ भर प्रैक्टिस करते रहे तब भी सबसे निचले लेवल को हासिल करना मुश्किल है। फिर ब्लड पॉइंट के बारे में पढ़ना बेहतर होता है। नैनो में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बोलता है कि ठीक है आप स्टार्ट करिए। फिर हम आराम से बुक को पलटने लगता है ऐसे और कहता है कि मैंने बुक को पूरा तरह पलट लिया है नैनो। तो सिस्टम कहता है कि आपने बुक को सक्सेसफुली स्कैन कर लिया है। ब्लड पैसेज जानकारी को मास्टर के ब्रेन में ट्रांसफर किया जा रहा है, क्या आप इसे एक्सेप्ट करते हैं? हमारा एमसी कहता है कि स्कैन, क्या तुम सारे इन्फॉर्मेशन कॉपी कर रहे हो? तो सिस्टम कहता है कि करेक्ट, क्या आप इसे एक्सेप्ट करेंगे? तो हमारा एमसी उसको एक्सेप्ट करता है। जैसे ही हमारा एमसी उसको एक्सेप्ट करता है तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे एमसी के ब्रेन में आ जाती है और
सिस्टम पे लिख के आता है इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कंप्लीट हो गया है, अब इसे जब चाहे आप इसे यूज कर सकते हैं। तो हमारा एमसी भी इसको देख के अपने मन में कहता है क्या तुम मेरे बारे में चिंता करते हो? तो सिस्टम कहता है कि मैं तो बस एक मशीन हूँ। फिर हमारा एमसी एक जगह बैठ जाता है और कहता है कि क्या मुझे अब ट्राई करना चाहिए? तो सिस्टम कहता है अगर आप ज्ञान का यूज करना चाहते हैं तो आपको इसे याद करने के लिए इसके बारे में सोचना होगा। तो हमारा एमसी कहता है कि ब्लड पॉइंट बॉडी की शिराओं और धमनियों के ब्लड को फ्लो में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं और इन्हें सरल शब्दों में ब्लड कहा जा सकता है। दो प्रकार के पॉइंट होते हैं, वो पॉइंट जो किसी को स्थिर कर सकते हैं और वो पॉइंट जो जान ले सकते हैं। अगर किसी ऐसे पॉइंट पर अटैक किया जाए तो पर्सन के बॉडी को स्थिर कर सकता है, तो पर्सन का बॉडी स्थिर हो जाएगा, जिससे तभी हमारा एमसी एकदम शॉक हो जाता है और कहता है कि नो वे, ये तो बहुत ज्यादा ही क्रेजी है, ये सिर्फ रटना नहीं है, मैं पूरे कंटेंट को पूरी तरह समझ सकता हूँ। तो सिस्टम बताता है मैंने किताब की एरर को सुधारने के बाद जानकारी ट्रांसफर कर दी। तो हमारा एमसी कहता है कि एरर क्या, कुछ गलतियां भी थी? ओ गॉड, मैं इस पे बिलीव नहीं कर सकता। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाकी सभी लोगों की तुलना में मार्शल आर्ट को जल्दी सीख और उसमें मास्टरी प्राप्त कर सकता हूँ? शेख लैन के कैंडिडेट ने समय से ही कई वॉर टेक्निक में महारत हासिल कर ली है और उन कमीनों को देखने के बाद भी मैं 3 जैसी विधि में महारत हासिल नहीं कर सकता। मेरे स्टडी रूम में मार्शल आर्ट पर बहुत कम किताबें हैं, लेकिन मैंने सुना है कि डेमोनिक एकेडमी में बहुत सारे लोग हैं। इस एबिलिटी के साथ मैं एकेडमी में बाकी सभी से ज्यादा तेजी से स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। चलो फिर अब मेरा यही गोल होगा। और हमें कैंडिडेट हियर के चैम्बर का दिखाया जाता है जो कि डेमोनिक कल्ट के साउथ कैसल में होता है और इसको ही बुक में जोंग ऑफ हाउस कहते हैं। और एक बंदा किसी से कहता है मैंने उन सबको एक लड़के से छुटकारा पाने के लिए भेजा था और वो सभी 5 मर चुके हैं, क्या तुम्हें लगता है कि ये कोई मेक सेंस बनाता है? तो वो मास्क वाला बंदा कहता है कि मुझे लगता है कि कोई सीक्रेटली उसकी हेल्प किया है, प्रिंस मोक्यूम। तो वो गुस्साते हुए कहता है कि तुम्हें राइट किसने दिया कि तुम मेरा नाम ले रहे हो? और हमें इस बंदे का चेहरा भी दिखाया जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा हमसे लेटा हुआ होता है और कुछ सोच रहा होता है और कह रहा होता है मैं नर्वस के मारे बिल्कुल भी सो नहीं पाया हूँ, क्या सुबह हो गई है? और हमारा हमसे खिड़की खोलता है और देखते हुए कहता है कि ये तो सुबह हो गई है, वो आज का ही दिन है जब एकेडमी को मुझे ज्वाइन करना है। और तभी देखता है कि वहाँ पर गार्ड जैंग मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो हमारा हमसे ये देख के अपने मन में कह रहा होता है क्या ये बेहतर होता अगर मैं सीक्रेटली जैंग के डेगर टेक्निक को मैं सीख पाता? नहीं, फिर मुझे देखने वाले 6 क्लैन के लोग मुझे अकेले नहीं छोड़ेंगे। मेरी मदर के डेथ होने के बाद मैंने शपथ ली थी कि एकेडमी में इंटर मिलने तक मैं मार्शल आर्ट नहीं सीखूंगा। सिस्टम कहता है कि मास्टर, तो हमारा एमसी कहता है कि हाँ। तो सिस्टम बोलता है क्या आप गार्ड जैक की मूवमेंट को स्कैन करना चाहेंगे? तो हमारा एमसी भी शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या तुम ये भी कर सकते हो? क्या तुम दूसरों की मूवमेंट भी स्कैन कर सकते हो? तो सिस्टम कहता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम गार्ड जैन के मार्शल आर्ट ट्रेनिंग को स्कैन कर सकते हो और इसे मेरे दिमाग में सेंड कर दो? तो सिस्टम बोलता है कि ये पॉसिबल है, मेरे प्रोग्राम में अलग मार्शल आर्ट टेक्निकों से संबंधित डेटा भी है जिसे मैं आपको सेंड कर सकता हूँ, मैं इसे अभी इस वक्त आपको ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो हमारा एमसी कहता है क्या गार्ड जैन की परमिशन के बिना उन मार्शल आर्ट टेक्निकों का चुराना ठीक है? नहीं, दोपहर में मुझे बिना किसी पछतावे के एकेडमी जाना होगा। मेरे पास ये सोचने का समय नहीं है कि मैं अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर सकता हूँ। तो प्लीज नैनो इसे स्कैन करो। सिस्टम कहता है मूवमेंट को स्कैन किया जा रहा है, इसको स्कैन होने में कम से कम आधे घंटे लग जाएंगे। तभी आधा घंटा ऐसे बीत जाता है और सिस्टम कहता है कि मूवमेंट स्कैन पूरा हो चुका है, अब यूजर के ब्रेन में इसको सेंड किया जा रहा है। तभी हमारे एमसी को तेजी से दर्द होने लगता है सर में और वो वहीं बैठ जाता है और सिस्टम पे लिख के आता है कि ट्रांसफर कंप्लीट हो चुका है। हमारा एमसी कहता है कि फिर भी ये कल की तुलना में कहीं ज्यादा अच्छा था। तभी वो कुछ नोटिस करता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है? तभी वो आता अपना स्वॉर्ड निकालता है और कहता है गार्ड जंग डेगर स्किल, मुझे लगता है कि मैं भी कर सकता हूँ। तभी वो कुछ देखता है बाहर और कहता है कि अच्छा हाँ मुझे केयरफुल होना होगा, गार्ड जंग इसे देख ना ले। तभी उस स्किल को करने लगता है, अपने पैर को जमीन में मारता है। उस स्किल को ट्राई करते हुए अपने मन में कहता है ये बिल्कुल गार्ड जैन के 20 साल के ट्रेनिंग के सामान है। हर दिन ट्रेनिंग करना, बॉडी को सुधारना, बॉडी के साथ इस पर महारत हासिल करना, क्या इससे मुझे उन प्रक्रियाओं को पूरी तरह से अनदेखा करने की इजाजत नहीं मिल जाती? तो सिस्टम हमारे एमसी को बताता है मूवमेंट स्कैन एक्टिवेट होने के दौरान मूवमेंट के ट्रेनिंग के लिए मांसपेशियों का एनालाइज भी पूरा कर लिया गया है। क्या आप अपनी मांसपेशियों में इसे बदलाव को एक्सेप्ट करेंगे? हमारा एमसी भी अपने मन में कहता है मुझे भी मसल ट्रांसफर करवाना होगा। तो सिस्टम कहता है कि अभी वो ट्रांसफर कर देता है और हमारे एमसी को दर्द होने लगता है और वो कह रहा होता है कि मेरे पूरी बॉडी अचानक से दर्द हो रहा है, मेरा पूरा बॉडी ऐसा क्यों? नैनो, तो सिस्टम बताता है बार बार प्रैक्टिस करने से आपके बॉडी में इस मूवमेंट के लिए उपयुक्त मांसपेशियां बन जाती हैं, लेकिन आपके बॉडी में उन मसल को ठीक से डेवलप नहीं किया होता है, इसलिए आपकी मसल को नुकसान होगा। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मुझे पता है कि तुमने किस तरह का ट्रांसफर किया है, लेकिन क्या तुम मुझे इसे थोड़ा सरल शब्दों में समझा सकते हो? तो सिस्टम बोलता है कि यूजर के लेवल
लेवल के अनुसार लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना। तो हमारा एमसी कहता है कि लैंग्वेज लेवल, तो सिस्टम बोलता है कि ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया है। मास्टर ने लंबे समय से जैन की तरह ट्रेनिंग नहीं लिया है, इसलिए भले ही आपके ब्रेन ने इसे सीख लिया हो, आपके बॉडी इसको संभाल नहीं पाएगा। आपको अपने मसा को एक सिमुलेशन से गुजारना होगा ताकि आप मूवमेंट से पूरी तरह परिचित हो सके। इस ट्रांसफर के बाद ही आप इन मूवमेंट का पूरी तरह से यूज कर पाएंगे। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है पहले की तुलना में थोड़ा आसान तो था, लेकिन फिर भी समझना मुश्किल है। तो सिस्टम बोलता है क्या आप लैंग्वेज के लेवल को सबसे निचले लेवल पर करना चाहेंगे? तो उसकी बात सुन के हमारा एमसी अपने मन में कहता है अगर मैं ये मसल ट्रांसफर करवा लूँ तो मुझे दर्द नहीं होगा। तो सिस्टम बोलता है कि जी हाँ, क्या आप ट्रांसफर शुरू करना चाहेंगे? इस ट्रांसफर के लिए आपके बॉडी में मौजूद हर नैनो मशीन का यूज करना जरूरी है, जिसमें कुछ घंटे लगेंगे। तो हमारा एमसी ये बात सुन के अपने मन में कहता है अगर सिर्फ कुछ घंटों की बात है तो मेरे जाने से पहले अभी भी समय होगा, तुम शुरू कर सकते हो। तो सिस्टम कहता है कि इस ट्रांसफर में काफी दर्द होगा, इसलिए आपको थोड़ी देर में बेहोश किया जाएगा। तो हमारा एमसी कहता है कि कैसा दर्द होगा मुझे? तो सिस्टम बोलता है कि इस मसल ट्रांसफर के कारण बेहोश के कुल 13,50,000 केसेस सामने आए हैं। तो हमारा एमसी कहता है क्या मैं ये कर सकता हूँ? तो सिस्टम कहता है क्या आप बिना एनेस्थीसिया की कोशिश करना चाहेंगे? तो हमारा एमसी कहता है अगर मैं इसे सहन नहीं कर सकता तो क्या तुम किसी ऐसे राज्य में जा सकते हो जहाँ बेहोशी की दवा दी जा सके? तो सिस्टम कहता है कि अब ट्रांसफर शुरू हो रहा है। तो हमारा एमसी भी कहता है कि आखिर मैं इतना नर्वस क्यों हो रहा हूँ? अभी हमारे एमसी को अचानक से बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और सिस्टम कह रहा होता है कि एनेस्थीसिया को इंजेक्ट किया गया है। और दूसरी तरफ जैन खाना बना रहा होता है और कह रहा होता है कि बढ़िया, ये आस पड़ोस के अधिकांश मास्टर जितना ही अच्छा है। क्या मुझे आज के लिए कुछ स्पेशल तैयारी करनी चाहिए? मैं प्रिंस को पसंद आने वाला एक सिंपल खाना बना दूंगा। और अपने मन में कहता है मुझे आपके लिए खाना बनाना सीखे हुए 5 साल हो चुके हैं, मैं तो खाना बनाना भी ठीक से नहीं जानता था। और हम देखते हैं कि हमारे एमसी की मदर जब बहुत बीमार होती है और मरने कगार पे होती है तो जैन से बोल रही होती है कि गार्जियन प्लीज मेरे च्यून का ख्याल रखना। तो गार्जियन जो अपने मन में कह रहा होता है लेडी हा की पॉइजन खाने से डेथ हुए 5 साल बीत चुके हैं। यंग प्रिंस च्यून आज एकेडमी में इंटर कर रहे हैं। लेडी हा प्लीज हेवन से उसकी रक्षा करे ताकि वो जिंदा रह सके और उसे एक और खाना मिल सके। तभी उसे हमारे एमसी की तेज से चिल्लाने की आवाज आने लगती है और हमारे एमसी के रूम में आके कहता है कि प्रिंस च्यून क्या आप ठीक है? और तभी वहाँ पर कुछ नोटिस करता है और कहता है उसकी पल्स की स्थिति देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि उसे कोई प्रॉब्लम है। ऐसे होने के पीछे वो क्या कर रहा था? तभी वो देखता है तो जहाँ हमारा एमसी उसी की स्किल को प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो ये देख के वो कहता है कि ये फुट स्टेप, और अपने मन में बोलता है प्रिंस च्यून ने मेरी ट्रेनिंग देखा कम से कम 2 साल के लिए। वो 2 साल तक मेरे ट्रेनिंग को देखते रहे और क्या वो मेरे 20 साल की ट्रेनिंग के बराबर ही ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। और सिस्टम हमारे एमसी से कह रहा है कि रिक्वायर्ड मसल और फाइबर ट्रांसफर कंप्लीट हो चुके हैं, एथेसिया को डीएक्टिवेट कर दिया गया है। तो हमारा एमसी कहता है कि मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। तो सिस्टम कहता है कि मैंने आपको वार्निंग दी थी मास्टर आपको। तो हमारा एमसी कहता है कि लेकिन मैं लेटा हुआ क्यों था? क्या गार्जियन यहाँ आया था? और अपने मन में कहता है कि अब डेगर वाली टेक्निक का इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है ना? तो सिस्टम कहता है कि मसल ट्रांसफर के माध्यम से अब आपके पास वही मसल्स हैं जो उन लोगों के पास होती है जिन्होंने 20 सालों तक इन टेक्निक को प्रैक्टिस किया हो। कभी हमारा एमसी उसको प्रैक्टिस करने लगता है और प्रैक्टिस करते हुए अपने मन में कहता है कि ये वही टेक्निक है जो पहले थी, लेकिन ये कहीं ज्यादा सटीक और पावरफुल हो गई है। हवा को चीरते हुए आगे बढ़ने का फीलिंग कितना मजेदार होता है। पहले फॉर्मेशन के लिए बस इतना ही, फिर जमीन पैर पे मारता और कहता है अब दूसरी फॉर्मेशन के पहले स्टेप के बारी है। और जैसे ही मारता है कि वहाँ की फर्श भी टूटने लगती है। तो हमारा एमसी कहता है वो देखिए तो बहुत बुरा हुआ, भले ही मैंने नेगोंग का इस्तेमाल नहीं किया फिर भी ये फुट स्टेप छोड़ जाता है। क्या मैंने पहले ही वाईगोंग पूरा कर लिया है? अगर गार्जियन ने इसे देख लिया तो बहुत बुरा होगा। तभी हमारे एमसी को आवाज आती है कि प्रिंस आपका नाश्ता तैयार है। तो हमारे एमसी डरते हुए कहता है कि अरे यार अब मैं क्या करूँ, इसे दबाने पर भी ये हटता नहीं है। तभी वहाँ पर गार्जियन आ जाता है और हमारा एमसी इसको छुपाते हुए कहता है कि मुझे आज बहुत भूख लग रही है। तो गार्जियन कहता है कि आप हमेशा खिड़की के पास बैठकर ही खाना नहीं खाते? तो हमारा एमसी भी उससे कहता है क्योंकि मैं कुछ समय तक घर नहीं आऊंगा इसलिए मैं बीच की तरफ खाना चाहता था। और अपने मन में कहता है कि गार्जियन को पता तो नहीं चल गया? बनो ही बॉक चाय और रोस्ट पोर्क, ऊपर से तले हुए अंडे के साथ चावल, आए हाय ये तो मेरा पसंदीदा खाना है। मैं समझ गया गार्जियन तुम मेरी परवाह करते हो क्योंकि आज ही मैं एकेडमी में इंटर कर रहा हूँ। ये आखिरी खाना हो सकता है जो गार्जियन मेरे लिए बनाएगा। और सिस्टम कहता है कि फीलिंग में अचानक बदलाव के कारण एसिड आपकी ग्रैमस्नील में ऊपर की ओर आ रहा है। सलाइवा का सिक्रेशन बढ़ाना, प्लीज खाना को सलाइवा के साथ निगले ताकि एसिड शांत हो जाए। तो हमारा एमसी गुस्साते हुए कहता है कि अजीबोगरीब बातें करना बंद करो और वहीं चुप रहो, मैं सब कुछ खा जाऊंगा और कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। और वहाँ वो खा रहा होता है और गार्जियन भी देख के मुस्कुरा रहा था। हमारे एमपी से गार्जियन कहता है कि प्लीज धीरे धीरे खा वरना अटक जाएगा।
था। तो हमारा एमसी भी कहता है कि हाँ गार्जियन, ये खाना देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो बोलता है कि फ्रेंड्स, आपने कब शुरुआत की? नहीं, ये तो मेरी डेगर टेक्निक सीखोगे। ये बात सुनकर हमारा एमसी चौंक जाता है और कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो वो फर्श पे देखते हुए अपने मन में कहता है कि ये मेरी टेक्निक के दूसरे चरण में जाने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। ये पहले जो मैंने देखा था उससे कहीं ज्यादा क्लियर है, जैसे कि मैंने उम्मीद की थी। मेरी आंखें गलत नहीं थी। तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मोरियम शक्ति में दूसरों की मार्शल आर्ट चुराना गुनाह है। मैंने नैनो की पावर का यूज करके एक टेक्निक चुराकर अपराध किया है। भले ही गार्ड जोंग मुझसे नफरत करे, मेरे पास और कोई बहाना नहीं है। तो गार्ड जोंग हंसते हुए कहता है कि आपने बहुत अच्छा किया है। अगर तुम चुप कर सीखते हो तो क्या हुआ? मैं तुम्हारा गाइड हूँ। अगर 6 शक्ति की शपथ न होती तो मैं तुम्हें ये पहले ही सिखा देता। तो हमारे एमसी की आंखों में आंसू हो जाएगा और कहता है कि गार्ड जोंग, और उसको एक लेटर देने लगता है। तो हमारा एमसी कहता है कि ये क्या है? तो वो बोलता है ये डगर टेक्निक के पड़ोस के लिए एक एनर्जी फ्लो की विधि है। हमारा एमसी कहता है कि तुम ये क्यों दे रहे हो? तो वो बोलता है मैं आपको नैगोंग लैंग्वेज सीखने के लिए कुछ टिप्स देना चाहता हूँ, लेकिन एकेडमी में ऐसी कई चीजें होंगी जो मुझसे कहीं बेहतर होंगी, तो इन्हें सीख लो। हमारा एमसी वही रोने लगता है। पास्ट की बातें गार्ड जोंग याद कर रहा होता है। गार्ड जोंग, में कभी अब नहीं रोऊंगा, कभी नहीं। लेडी माहा की डेथ के 5 साल हो गए हैं। उस दौरान मैंने दांत पीसकर प्रिंस चियोन को बर्दाश्त किया, लेकिन वो अब भी एक लड़का है जो अपने पेरेंट्स के प्यार के लिए तरसता है। हालांकि तभी हमारे एमसी से कहता है कि तुम्हारे एंट्रेंस के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तो आज आप रो सकते हैं, लेकिन अब से आपको और स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तो हमारा एमसी कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया रोते हुए, और अपने मन में कहता है कि अब से मुझे डरना या हेजिटेशन नहीं चाहिए। भले ही मेरी माँ अब हमारे बीच नहीं है, मेरे पास अभी भी एक ऐसी जगह है जहाँ मैं लौट सकता हूँ। फिर हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई कह रहा होता है कि मैंने सुना है क्या सभी सेक्ट इकट्ठा हो गए हैं? तो दूसरा कहता है कि यहाँ कितने लोग हैं? तो वो बोलता है कि मुझे लगता है कि इनकी संख्या लगभग 1000 होगी। तो एक मोटा वाला बंदा कहता है कि अब जब मैं एकेडमी में आ गया हूँ तो मुझे घबराहट हो रही है। तो बगल वाला बंदा बोलता है क्योंकि सक्सेसर के बीच एक कॉम्पिटिशन है और छोटे छोटे सेक्ट का हिस्सा होने के नाते हमें कतार में लगना होगा। तभी एक बंदा आता और कहता है कि ये सब बहुत शोर मचाते हैं, और सभी से कहता है कि ये इतना बुरी तरह मिसअप सिचुएशन है कि मुझे उनमें से किसी भी प्रकार की स्पिरिट नजर नहीं आती है। बेवकूफ की बातें हैं ये सब। क्या तुम इस बेकार रास्ते के बिना यहाँ आए थे कि ये जगह तुम्हारी आखिरी जगह हो सकती है? और ये बंदा लेफ्ट गार्डियन होता है फर्स्ट किंग का, ली हुआ। वो लोग कहते हैं कि ये वो लाल बाल वही लेफ्ट गार्डियन है। क्या ये डेमोनिक कल्ट के 10 सबसे पावरफुल लोगों में से एक नहीं है? तो कोई कहता है कि ये टॉप 5 में नहीं था। दूसरी तरफ फर्स्ट गार्डियन अपने मन में कहता है कि आगे के बच्चे कुछ इंटरेस्टिंग है। वो 6 क्लैन के सक्सेसर है, और हमें कुछ बंदों को दिखाया जाता है। पहला बंदा डार्क क्लैन चियोन म्यू होता है, दूसरा कॉड क्लैन चियोन क्यूंग होता है, तीसरा स्पिरिट क्लैन चियोन मू होता है, चौथा पॉइजन क्लैन चियोन जोंग होता है, पांचवा लेड क्लैन चियोन यू चैन होता है, साउंड क्लैन शियोन मोर यू होती है। तो ये सब देख के इस बार वो अकेली लड़की कैंडिडेट है नंबर 7 चियोन, वो है कहाँ? तो दूसरी तरफ हमारे एमसी को दिखाया जाता है जहाँ किसी से वो कहता है कि नेम टैग नहीं है। तो एक बंदा हमारे एमसी से कहता है कि हाँ, मुझे 7 प्रिंस का नेम टैग नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि आपको तब तक इंतजार करना होगा जब तक हमें कोई मिल ना जाए। तो हमारा एमसी ये बात सुन के अपने मन में कहता है कि ये 6 क्लैन की चालों में से एक होनी चाहिए, और उस बंदे से कहता है कि मैं समझ गया, मैं वेट करूंगा। और अपने मन में कहता है क्या वो नहीं चाहते कि मैं उनके साथ एक ही पंक्ति में बैठूं? और एक साइड पे हमारा एमसी खड़ा रहता है और अपने मन में कहता है कि खैर शुरू से ही उनसे टकराव करने से कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। ये वो कमीने थे जिन्होंने मौका मिलते ही मुझे जान से मारने की कोशिश की। अगर वो मुझे देख लेंगे तो शायद मुझे तुरंत मार डालेंगे। तुम कमीनों ने अनगिनत हमलों के बावजूद मैं यहाँ आ गया हूँ। मैं बाकी सभी से ज्यादा ताकतवर बनूंगा इस डेमोनिक एकेडमी में। फिर हमारा एमसी अंदर जाता है तो वो देखता है और कहता है कि यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, इस तरह से आगे निकलना मुश्किल होगा। तो आपस में लोग बात कर रहे होते हैं कि एक ब्लैक नंबर का 7th वाला नेम टैग है, वो पर्सन सक्सेसर का कैंडिडेट है जो 6 सेक्ट में से नहीं है। तो दूसरा कहता है कि ऐसी अफवाह है कि उन्होंने मार्शल आर्ट के किसी भी स्किल में महारत हासिल नहीं की है, तो क्या वो फेल होने वाला पहला पर्सन नहीं होगा? और दूसरी तरफ हमारे एमसी अपने मन में कहता है उन लोग की बात सुन के, वो क्या बड़बड़ा रहे हैं, ये डेफिनेटली भले ही मैं उन्हें सुन ना पाऊँ, मैं उन्हें मुझ पर हंसने दूंगा। और दूसरी तरफ राइट गार्डियन भी हमारे एमसी को देख लेता है और कहता है कि वो वहाँ है, उसे बिल्कुल पीछे अकेले बैठे देखना ये एकदम रेडिकुलस है। अटेंशन आकर्षित करने का यही काफी मजेदार तरीका है। लॉर्ड का बच्चा जो कि नाजायज है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ हॉर्न बजने लग रहा है, तो लोग कह रहे होते हैं कि वो लोग आ रहे हैं, चलो शांत हो जाओ, लॉर्ड आ रहे हैं। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जहाँ वो चिढ़ते हुए कहता है कि हे लाल बाल वाले, तुम क्या देख रहे हो? और ये राइट गार्डियन होता है। अभी पीछे से एक बंदा कहता है कि चुप हो जाओ, और ये लीड गार्डियन होता है। और हमें लॉर्ड को भी दिखाया जाता है। ये मोरियम चियोनमा कल्ट के टॉप 5 सबसे पावरफुल लॉर्ड में से एक है, चियोन यू जोंग, और उन लोग के ऊपर प्रेशर पड़ रहा होता है। वो लोग कह रहे होते हैं कि उनकी प्रेजेंस इतनी ओवरवेलमिंग है जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था लॉर्ड से। और हमारा एमसी भी अपने फादर को देख के कहता है कि वो पर्सन मेरा फादर है। अभी वहाँ पर लीड गार्डियन आके कहता है कि लॉर्ड ये रेडी है। तो लॉर्ड खड़े होकर कहता है सभी से, इस कल्ट के फ्यूचर की जिम्मेदारी तुम सभी पर है, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। तो
तो हमारा एमसी अपने मन में कहता है क्या इसे ही नेगोंग कहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो बस बातें कर रहा हो, लेकिन फिर भी ये मेरे कानों में बहुत क्लियरली और गहरी आवाज में सुनाई देती है। लॉर्ड सभी से कहता है कि इस प्लेस पर ट्रेनिंग लो और प्लेस बनाओ, कल्ट की पावर बनो। ये बात सुन के लोग एकदम जोश में आ जाता है और कहता है कि हाँ हाँ हम करेंगे डेमोनिक कल्ट के लिए। तभी लॉर्ड की हमारे एमसी पे नजर पड़ जाती है और वहीं से वो पीछे मुड़ जाता है। तो हमारा एमसी बस उसको गुस्से में देखता है और अपने मन में कहता है कि ये सोचकर ही डर लगता है कि जब मैं उससे पहली बार मिलूंगा तो मुझे केवल उसकी ठंडी आंखें ही दिखाई देंगी। मुझे वैसे भी किसी चीज की उम्मीद नहीं थी। ये वही पर्सन है जो मेरी मदर की डेथ के बाद नजर तक नहीं आया। लेफ्ट गार्डियन सभी से कहता है कि अब जबकि लॉर्ड का स्पीच समाप्त हो चुका है, चलो हम ठीक से शुरुआत करते हैं। तो वो लोग आपस में बड़बड़ा रहते हैं। तो वो चिल्ला के कहता है क्या तुम लोग सीधे खड़े नहीं हो सकते, और अपनी पावर को रिलीज करता है और चिल्ला के कहता है मैं इसे सरल शब्दों में समझाऊंगा, इसलिए ध्यान से सुनो। ये एकेडमी 4 साल तक चलेगी और इसमें 6 स्टेज भी होंगे। हर स्टेज के बाद तुमको एक टेस्ट देनी होगी। तुमको टेस्ट पास करने का केवल एक ही मौका दिया जाता है। तो लोग कहते हैं कि हमें सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, अगर हम पहली बार में ही पास ना हो पाते हैं तो हम फेल हो जाते हैं। तो लेफ्ट गार्डियन चिल्ला के कहता है ऐसा लगता है कि तुमको मेरी बात समझ आ गई है। जी हाँ, जो लोग टेस्ट में पास नहीं होंगे उन्हें तुरंत निकाल दिया जाएगा। अभी एक बंदा हाथ खड़ा करता है और कहता है कि मेरे पास एक क्वेश्चन है। तो लेफ्ट गार्डियन कहता है कि किसने कहा कि तुम जैसे कमीनों को सवाल पूछने की अधिकार है। ये बात सुनकर वो बंदा भी तुम जोश में आके कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। तो लेफ्ट गार्डियन अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है क्या तुमको मेरे द्वारा तुमको कमीना कहने से कोई समस्या है। तुमको ये बात सुननी चाहिए थी कि इस एकेडमी में इंटर करते ही तुम 6 सेक्ट में से प्राप्त सभी सक्सेसर खो दोगे। क्या तुम कंपटीशन शुरू होने से पहले ही बाहर होना चाहते हो। ये बात सुनकर वो कहता है कि मुझे माफ करिएगा। तो लेफ्ट गार्डियन सबको बताता है कि खैर तुम्हारा सवाल तो स्पष्ट ही है। तुमको लग सकता है कि 6 स्टेज के लिए केवल एक मौका मिलना अनुचित है, लेकिन अगले स्टेज में पहुंचने वालों को स्पेशल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। पहला बेनिफिट ब्लेड ड्रैगन बॉल है। हमारे एमसी अपने मन में कहता है कि ब्लेड ड्रैगन बॉल ये क्या है। तो लोग कह रहे होते हैं कि अगर वो ब्लेड ड्रैगन बॉल के बारे में बात कर रहे हैं, ये जरूरी वो मेडिसिन की गोली होगी जो 20 वर्षों तक नेगोंग को लाभ उठाने की अनुमति देती है। तो दूसरा कोई कहता है कि तो अगर तुम सभी स्टेज को पार कर लेते हो तो 6 इलेक्सियर प्राप्त कर लेते हो तो तुमको 120 साल की सजा मिलेगी। क्या ये एक हाई एक्सपर्ट के लेवल के समान नहीं होगा। तो दूसरा कहता है कि जितना ज्यादा इसका यूज किया जाता है उतना ही इसका असर कम होता जाता है। वैसे भी इसी पूरी तरह से एब्जॉर्ब करना मुश्किल होता है। अगर ये इतना अच्छा होता है तो ये इसे हमें क्यों देते हैं। एक्सपर्ट तो अब तक इसे कब का ले चुके होते हैं। तो ये बात सुनकर हमारा अपने मन में कहता है कि 6 स्टेज है। फिलहाल मेरे पास कोई निगोंग नहीं है, लेकिन अगर मैं पास हो जाता हूँ तो उस निगोंग को पल भर में बढ़ा सकता था। तो लेफ्ट गार्डियन कहता है कि दूसरा बेनिफिट मार्शल आर्ट बुक ऑफ सीक्रेट है। अगर तुम सभी ने मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग लिया है तो इन किताबों का इम्पोर्टेंस जानते होगे। डेमोनिक एकेडमी के लाइब्रेरी में 5 मंजिल है। हर बार टेस्ट पास करने पर तुमको एक फ्लोर तक पहुंच प्राप्त होगी। तुम्हारे द्वारा दिए गए कोशिश के आधार पर तुमको 6 सेक्ट के रहस्य या यहाँ तक कि अलग मार्शल आर्ट मैनुअल के सीक्रेट सीखने का अवसर मिल सकता है। तो लोग ये बात सुनकर कहते हैं कि अरे वाह, ओके इसका मतलब ये है कि मैं डिवाइन टेक्नोलॉजी भी सीख सकता हूँ। तो दूसरा कहता है कि मोरियम मास्टर की तरह। दूसरी तरफ हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि मार्शल आर्ट का बुक जिंदा रहने के लिए निगोंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है। और लेफ्ट गार्डियन और कहता है कि पहला, अपने से ज्यादा लोग रिजरेक्ट होने पर भी 5वीं मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए उम्मीद मत पालो। राइट गार्डियन अपने मन में कहता है कि वो मनोबल बढ़ा दे और उसे तुरंत गिराने में माहिर है। मुझे तुम्हारा कोई भी काम पसंद नहीं है, ली हुआ। और दूसरी तरफ लेफ्ट गार्डियन सभी से कह रहा होता है कि थर्ड और लास्ट बेनिफिट, इसका मतलब ये है कि तुम लोग ऐसे रैंक हासिल कर सकते हो जो तुमने पहले कभी हासिल नहीं की हो। तो ये बंदा अपने मन में सोच रहा होता है कि हम कैंडिडेट को भी यहाँ कोई पद या प्रिविलेज प्राप्त नहीं है। अकेडमी में इंटर करते ही सब कुछ बदल जाता है। अब से केवल स्ट्रॉन्ग ही जिंदा रहेंगे। दूसरी तरफ लेफ्ट गार्डियन सभी से कह रहा होता है हर बार जब तुम एक लेवल अप करोगे तो तुमको रैंक मिलेगी। पहले स्टेज के लिए लो रैंक वॉरियर स्टेज 1, मिडिल रैंक वॉरियर स्टेज 2, हाई रैंक वॉरियर स्टेज 3, स्क्वाड लीडर और 4 क्लैन लीडर 5 स्टेज पर। स्टेज तुम लोगों के लिए मायने नहीं रखता, इसलिए मैं इसे छोड़ देता हूँ। तुम में से ज्यादा लोग चाहे कुछ भी कर लो, थर्ड स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाओगे। खैर अगर ऐसा ही है तो भी हायर रैंक क्लैन के मेंबर लो रैंक वॉरियर बन जाना शर्मनाक नहीं होगा। तो राइट गार्डियन ये सब सुन के अपने मन में कहता है कि हम 6 स्टेज को ट्रेनिंग कह सकते हैं। ये लगभग इम्पॉसिबल है। सैकड़ों वर्षों में स्थापित इस अकेडमी में 10 लोग भी टेस्ट पास नहीं कर पाए हैं। और दूसरी तरफ लेफ्ट गार्डियन सभी से कहता है इस अकेडमी में अगर तुम हाई लेवल को पार कर लेते हो तो तुम्हारी रैंक मान्यता दी जाएगी। तुम
तुम सभी अभी भले ही एक ही एडेड रैंक से शुरुआत कर रहे हो, लेकिन बाद में तुम सभी के रैंक अलग ही होंगे। तो ये बात सुन के हमारा एमसी अपने मन में कहता है, अगर अब तक जिंदा रहना ही मेरा सबसे बड़ा समस्या था, अब जिंदा रहने का मतलब है मुझे रैंक को बढ़ाना होगा। तो लेफ्ट गार्डियन कहता है कि तो अब मैं समझाना समाप्त कर दिया है, अब से तुम असाइन डोंग के लिए ग्रुप बनाओगे, क्योंकि हम पहली टेस्ट शुरू कर रहे हैं। तो हमारा एमसी कहता है क्या लोग भी कह रहे होते हैं, क्या हम लोग ने क्या कुछ गलत सुना हुआ है? नहीं, ये कैसा फेयर है? हम पहले टेस्ट को इतनी जल्दी कैसे आयोजित कर सकते हैं? हमें पहले को सीखना चाहिए। अगर हमें स्कूल से निकाल दिया जाए तो हम क्या करेंगे? तो लेफ्ट गार्डियन चिल्ला के कहता है कि सभी लोग चुप हो जाओ। जैसे कि मैंने कहा, जो भी इस ट्रेनिंग में फेल होगा उसे एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। वो तो लो रैंक कहलाने के भी लायक नहीं होंगे। फर्स्ट टेस्ट तुम्हारे बेसिक स्किल पे शुरू होंगे। हमारे स्कूल के वॉरियर बनने के लिए तुमको कम से कम बुनियादी नेगोंग लैंग्वेज का ज्ञान होने जरूरी है। जिनके पास बुनियादी नेगोंग नहीं है उनकी एग्रीकल्चर और कमर्शियल और सर्विस डिस्ट्रिक्ट असाइन किए जाएंगे, इसलिए मरने के लिए तैयार रहो। अरे नहीं, हमें गंदे काम करने के लिए लोगों की जरूरत है, इसलिए ज्यादा कोशिश मत करना। हमारा हमसे अपने मन में कहता है कि डैम इट, इसलिए 6 प्लान की वुमेन ने मुझसे ये शपथ दिलवाई कि मैं नेगोंग लैंग्वेज नहीं सीखूंगा। अगर मैं इसे पास नहीं कर पाता हूँ तो मैं उस कल्ट के सबसे निचले हिस्सा बन जाऊंगा। अगर ऐसा हुआ तो कोई भी मुझे जान से मारने की कोशिश कर सकता है। और दूसरी तरफ एक बंदा होता है और हमारे एमसी को देखते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे नहीं पता ये किसका विचार है, लेकिन ये काफी अच्छा है, इससे मुझे उसे खुद मारने की परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। अभी हम देखते हैं कि वो लड़ी आ रही होती है और ये डेमन कल्ट की 5th क्लैन लीडर होती है, साउथ क्लैन की हैन सोयू। तो लेफ्ट गार्डियन बोलता है ये पर्सन पहले टेस्ट की निगरानी करेगी। वो साउथ क्लैन की लीडर और हैंसू नामक डेमोनिक कल्ट की 5वीं क्लैन लीडर है। ये टेस्ट बहुत इजी है, अगर तुम इसमें फेल हो जाते हो तो तुम कभी भी लो रैंक वॉरियर भी नहीं बन पाओगे। साउथ क्लैन लीडर किस प्रकार की टेस्ट के लिए साउंड सेक्ट ने लीडर की जरूरत होती है। तो लोग कहते हैं कि नहीं यार, और हमारा अपने मन में कहता है कि ये सब लोग अपने कान क्यों ढक रहे हैं। और दूसरी तरफ लेफ्ट गार्डियन सभी से कहता है कि अगर 5th क्लैन लीडर सच में अपनी नर्दित रंग बजाती है तो तुम छोटे बच्चों के पास बचने का कोई मौका नहीं है, लेकिन वो अपने लिए इसे संभाल लेगी, इसलिए ज्यादा चिंता मत करो। अगर किस्मत अच्छी रही तो तुम बिना किसी निगोंग के भी इसे सहन कर पाओगे। तो हमारे अपने मन में कहता है कि डैम इट, तो हमें संगीत की एनर्जी की लहर को सहना पड़ेगा। तो 5th क्लैन लीडर कहती है कि अगर उन्हें थोड़ा सा भी नेगोंग मिल जाए तो वो कुछ देर टिक पाएंगे। तो लेफ्ट गार्डियन कहता है कि तुम में से जो लोग बेहोश हुए बिना 1 मिनट तक एनर्जी की लहर को सहन कर लेंगे वो पहली टेस्ट पास कर लेंगे। तो चलो फिर शुरू करो। और हम देखते हैं कि वो बजाने लगती है। जैसे ही वो साउंड बच्चों के कान में आती है तो वहाँ उन लोग को दर्द होने लगता है। कोई कहता है कि अरे मेरा चेस्ट, अरे मेरा गोटा, अरे मेरे पिछवाड़ा तक भी फट चुका है। तो लेफ्ट गार्डियन अपने मन में कहता है ये सब देख के, जैसे मैंने सोचा था, छोटे सेट के अधिकांश लोग पहले ही मारे जा चुके हैं। इसके विपरीत 6 सेट के कैंडिडेट और हाई रैंक क्लैन के अदर बच्चे अभी भी डटे हुए हैं। और ये बंदा अपने मन में कह रहा होता है कि मेरे कान में तो गुदगुदी हो रही है। 6 क्लैन के कैंडिडेट वो बचपन से ही ऐसे इलेक्शन लेते आ रहे हैं जिनकी वजह से उन्हें काफी लोकप्रिय हासिल हुई है। वो हरामखोर जिसका कोई निगोंग नहीं है, शायद अब तक जमीन पे दफन हो चुका होगा। और हम देखते हैं कि वो तेज कर देती है साउंड को। तो ये लड़की अपने मन में कह रही होती है कि क्लैन लीडर ने बजाना फास्ट कर दिया है, लेकिन क्यों? तभी वो कुछ देख के एकदम हैरान होती है और वो कहती है कि आखिर वो बच्चा गिरा क्यों नहीं है। और हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जहाँ हमारे एमसी को कुछ भी नहीं हुआ होता है और वो बस खड़ा होता है आराम से और कहता है अपने मन में, अरे ये क्या है, आधे लोग तो जमीन में ही गिर चुके हैं, क्या वो सभी इंटरनल चोटों से पीड़ित है? तो फिर मैं ठीक क्यों हूँ? तभी सिस्टम बताता है वेब से निकलने वाली पावरफुल हाई और लो फ्रीक्वेंसी को महसूस करना आपके बॉडी को गंभीर क्षति पहुंचने की संभावना थी। साउंड को रोकने के लिए इमरजेंसी गार्ड मोड एक्टिवेट किया गया है। हमारा एमसी कहता है कि नैनो, क्या तुमने मेरी सुनने की शक्ति को रोक दिया है? तो वो बोलता है कि हाँ ये सही है, मैंने आपकी बॉडी की साउंड सुनने की क्षमता को वहीं रोक दिया है। तो हमारा एमसी कहता है कि तब मैं तुम्हें कैसे सुन पा रहा हूँ? तो वो बोलती है कि ये जानकारी सीधे आपके ब्रेन को भेजी जा रही है। तो हमारा एमसी कहता है कि अरे यार ये तो बहुत मुश्किल है। और दूसरी तरफ वो हमारे एमसी को गुस्से में देख रही होती है। तो हमारा एमसी भी देख रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि नैनो, क्या तुम मेरी उस डरावनी निगाह को रोक सकते हो? तो सिस्टम कहता है कि क्या आप अपनी विजन को रोकना चाहते हैं? तो हमारा एमसी कहता है कि नहीं, कभी नहीं। और दूसरी तरफ क्लैन लीडर को लेफ्ट गार्डियन भी देख रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है मुझे 5 क्लैन के लीडर से बहुत ज्यादा ही टेंस सेंस महसूस हो रहा है। साउंड क्लैन की हिस्ट्री शुरुआत से ही तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। जिन लोगों को नेगोंग में रहते हुए 20 साल से कम समय हुआ है उनके लिए ये बहुत ज्यादा होगा। जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, मैंने सुना था कि उसका कोई निगोंग नहीं है, लेकिन ये बात गलत होनी चाहिए। क्या वो इस सिचुएशन को इतनी स्थिर बेकार सिचुएशन में सहन कर रहा है? ये मेरी पहली बार है। एकेडमी में अपनी भूमिका मिलने के बाद से मैंने पहली बार इतना रोमांचक पहला टेस्ट देखा। अब वो कमीना कब तक टिक पाएगा? और दूसरी तरफ एक बंदा कहता है कि अबे अपने ये कान को देखो, तुम्हारे कान तो खून बह रहा है। तो वो बोलता है कि तुम भी अपने कान को देखो। और एक बंदा अपने मन में कह रहा होता है 20 साल से नेगोंग होने के बावजूद भी टिके रहना मुश्किल है, मुझे इससे पार ही होना
होना होगा। हायर रैंक की शर्ट दाव पर लगी है और ये बंदा के अपने मन में कह रहा होता है कि लेकिन एल्डर इतनी तेज क्यों खेल रहा है। उसके चेहरे के भाव की विकृत है कि इसलिए मुझे लगता है कि वो गुस्से में है। तभी वो कुछ नोटिस करता है, क्या ऐसा हो सकता है। और ये दोनों भी अपने मन में कह रहे होते हैं, क्या अचानक वो इतना सरप्राइज क्यों हो गया है, क्या उसके पीछे कुछ हुआ है, क्या वहाँ पर कुछ है। तभी वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमारा एम्फी ऐसे ही खड़ा हुआ होता है। तो वो लोग देख के एकदम हैरान हो जाते हैं और वो लोग सोचते हैं कि आखिर ये क्या है। बिना निगोंग वाला वो कमीना पूरी तरह ठीक कैसे हो सकता है। वो बिल्कुल भी थका हुआ नहीं लग रहा है। वो कमीना, क्या उसके पास निगोंग है।